गिरीश जी नमस्कार। ताबड़े साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने समय दिया हमारे इंस्पायर इंडिया नाउ टीम को। जैसा आपको मालूम है इंस्पायर इंडिया नाउ का गिरीश भाई पूरा जो पर्पज है, पूरा पर्पज है भारत के उन महापुरुषों, उन नायकों की कहानी विज्ञान में, अध्यात्म में, समाज में और विकास में, जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने कर्मों से समाज को, देश को, महाराष्ट्र प्रदेश को एक दिशा दिखाया है। उन तक जाने का, उनको समझने का, उसके बाद उनको समझ के उनको दिखाने का, उनको सुनाने का, उनको फील कराने का हमारी टीम ने जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी से आई है, कुछ टाटा के लोग हैं, कुछ आईटीसी के लोग हैं, कुछ अपना करियर छोड़ के आए हैं। हमें इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, दादा 2000 के बाद जो पैदा हुए बच्चे, जो भारत का भविष्य है, वो थोड़ा डिफोकस है। थोड़ा ध्यान उसका टारगेट है आईफोन, दूसरा टारगेट है उसका हाई यील्ड बाइक, तीसरा टारगेट है उसका महंगे टिकट, राक शो, ये शो वो शो और गंदे कॉमेडी। पिछले 5-6 सालों से ऐसा आया, माँ बाप पे मजाक बनाना, धर्म पे मजाक बनाना, महापुरुषों पे मजाक बनाना, राजनेताओं पे मजाक बनाना, मतलब सस्ती लोकप्रियता। सो आपके पास में आया, आपको बहुत नाम सुना, आपको भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि दी है और पद्मश्री की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है। भारत में अभी भी इसको उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। आज 80 साल होने जा रहे हैं सरकार को, हम पद्मश्री और पद्म विभूषण को वैसा इस्टेब्लिश नहीं कर पाए जैसा मैक्सेसे, जैसा नोबेल इस्टेब्लिश है कि पाने वाले से ज्यादा पाने वाले के साथ रहने वाले उस शहर को, उस समाज को, उस वातावरण को प्राउड फील होता है। आपको सेंटर में रख के मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत सरकार इसके लिए वही व्यवस्था करे जो व्यवस्था नोबेल पावर पाने के बाद, नोबेल पुरस्कार पाने के बाद, मैक्सेसे अवार्ड पाने के बाद लोगों को मिलता है। अब यहाँ हम आपसे एक चीज समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा हुआ कि आपको स्किल, जो भारत की पुरानी स्किल व्यवस्था थी, उसको नई व्यवस्था में लेके सिखाने की जरूरत पड़ी। मैं 50 साल से घुमंटू जनजाति जनजाति आदिवासी जनजाति उसमें काम कर रहा हूँ और संघ की तरफ से सामाजिक समरसता मंच और भटके मुक्त विकास परिषद उसका भी साथ साथ काम कर रहा हूँ। जब मुझे घुमंटू जनजाति और सामाजिक जो विषमता के हुए हैं, शिकार बन गए थे, उनमें काम करना शुरू किया और एक साथ ऐसा है कि स्कूल में लाना, जो स्कूल आजकल जिसे पूरी दुनिया भर के भारत भर में है, गवर्नमेंट का करिकुलम है। और मैं जब जनजाति में जाने लगा तो लोहार काम करने हैं, गाड़ी लोहार है या वैदू है, वनस्पति का ज्ञान है, पर्यावरण का ज्ञान है, उनको पकड़ के स्कूल में लाते हैं तो उनका ज्ञान खत्म हो जाता है और शुरुआत से फिर से उसको ज्ञान देना है। 12वीं तक सिर्फ अंक ज्ञान और अक्षर ज्ञान, ये दो ही कौशल्य आते हैं। 12वीं के बाद उसे कौशल्य सिखाना शुरू होता है। तो इनके यहाँ कुम्हार का बेटा है, वो अपने माँ बाप को देकर कुम्हार का मटका बनाना, ये विज्ञान की ही शुरुआत है। विज्ञान, हाँ, वो कोई जात कास्ट सिस्टम नहीं है, वो विज्ञान की सिस्टम है। वो बनता है। लोहार काम है, उत काम है, कास्टिंग करने वाले हैं। जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजाति है माड़िया गोंड, मिट्टी से कॉपर निकालते हैं, मिट्टी से लोहा निकालते हैं, मिट्टी से सोना भी निकालते हैं। छोटी छोटी लड़कियां भी वो काम करते हैं। जो पवई आईआईटी, रुड़की आईआईटी में जाकर मेटालॉजी में पीएचडी कर कर आए हैं, उनको भी ये नहीं आता है। तो 25 साल की पढ़ाई में जो नहीं आता है, वो 1-2-4 साल के माँ बाप के साथ रह के वो पूरी की पूरी जानकारी अपनाता है। गिरीश भाई आपका ये प्रयास इतना अच्छा है, इतना इंस्पिरेशनल है और आप 50 साल से कर रहे हो, इसके 100 सेंटर अब तक क्यों नहीं खुल पाए? इसका वजह यह है कि भारत भर में
शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा लेना है, ये ही सबने तय किया है। अंग्रेजी शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा बोलते हैं, लेकिन मातृभाषा में शिक्षा नहीं है। मराठी में जो शिक्षा है वो भी अंग्रेजी की तरफ से है। आपका जो शिक्षा है, आपकी शिक्षा आज सीखें और कल से कमाई चालू। आज सीखे मिट्टी से सोना बनाना, मिट्टी से पीतल निकालना, आज सीखें और कल से इनकम चालू। तो हम उसके 100 स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? नहीं, एक स्कूल चलाने के लिए इतना कठिन हो गया। जगह नहीं, जमीन नहीं है। जमीन ये हमारी है, लेकिन गवर्नमेंट इसको इमारत बांधने नहीं देता है। प्लान सैंक्शन करना है तो पैसा देना पड़ता है। सारी चीज़ें ब्लू लाइन है, ऐसे कई कानून है। शिक्षा देनी है तो नदी के किनारे पे देनी है। पुरातन काल से गुरुकुल नदी के किनारे पे है। यहाँ तो बहते बाढ़ आती है, पानी ही नहीं है। जब बरसता है तो एक साथ बरसता है, बाद में 100-2-4 साल पानी नहीं रहता है। जब आपके जितना प्रभावी आदमी, इतना प्रभावशाली आदमी आपके बगल में आमदार खासदार बैठे हैं, ये महाराष्ट्र के स्टार प्रचारक साबले जी हैं। साबले जी, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों आपकी सरकार है, देश में भी है और प्रदेश में भी है। उसके बाद गिरीश जी जैसे समाज सेवी जो 50 साल से समाज कर रहे हैं और बहुत प्रभावशाली हैं। मैं अपनी आंख से देखा, इतना अच्छा, बच्चे खुश हैं, पढ़ रहे हैं, कोई दबाव नहीं है, सबके रूम खुले हैं। क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? देखो, इन्होंने जो प्रयोग किया है ये नाविन्यपूर्ण प्रयोग। मैं ये पूछ रहा हूं, इनको प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम जो ब्यूरोक्रेसी और जो कानून का जो बीच में हर्डल है। देखो, कानून इंसान के लिए है, इंसान कानून के लिए नहीं। अगर एक व्यक्ति संस्कारित होके अपना जीवन समर्पित करके अगर कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता है और कैसे करना चाहता है वो दिखाता है, यानी कि एक्शन है, केवल थ्योरी नहीं है, तो इसे एक्सेप्शनल केस मान के जो मंजूरी भाई तो देनी कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। नहीं। जमीन उनकी है, स्कूल चला रहे हैं। और जैसा गिरीश भाई ने बताया कि पूरे भारत के 50,000 साल के इतिहास में सारे स्कूल नदियों के ही किनारे हैं। सारे स्कूल नदियों के देखो, किनारे हैं। पूरे वर्ल्ड की जो वसाहत है ना, वो नदी किनारे ही बसी हुई। तो आप क्यों रोक रहे हैं पूना में? तो पूना में नहीं, ये जो कानूनी जो पूना के तो आप प्रभारी है, कानून बदलवा सकते हैं। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि कानून में जो अड़चने हैं वही अड़चने को दिखा के इसका जो सही विकास और सही विस्तार, यही बाधा बन रही है ये कानूनन। गिरीश तो- भाई, हम और साबले साहब आपके साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये कोई कानूनी बाधा नहीं है। सारे होटल आज भी नदियों के किनारे ही बन रहे हैं। सारे रिसोर्ट, सारे पब, स्पा, सब नदियों के किनारे बन रहे हैं। पूरा जुहू, पूरा वर्ली नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे बना। एक कोई परेशानी नहीं, सिर्फ बहानेबाजी है। आपके साथ हम मिलके इसको मजबूत तरीके से उठाएंगे, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो काम में आज सीखा और कल से इनकम चालू है। और जो सबसे बड़ा, इस देश की सबसे बड़ा शिक्षा पद्धति का प्रॉब्लम है। पढ़ने के बाद, अभी आपने देखा होगा टीवी में और सारे सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की 2 साल की टॉपर है, उसको कोई भी जॉब नहीं मिला। 6 महीने हो गए, कोई जॉब नहीं मिला। क्यों नहीं जॉब मिला? क्योंकि वो टॉपर है, उसने सारा समय सिर्फ किताब में लगाया है, उसको बाहर का कुछ नहीं आता है। कोई उसको नौकरी देने को तैयार नहीं है। इसके एवज में मैंने आपके विद्यालय में देखा, जितने बच्चे हैं बाहर निकलते ही उनको काम मिलेगा। अभी गणपति आ रहा, तो गणपति में अगर उन्होंने 50 मूर्तियां बना ली तो उनको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। अभी जितने आपने मेटल के बनाए हैं उन सब की डिमांड है बाजार में। बम्बो का, बांस का बना रहे हैं, उनका सबका डिमांड है। गिरीश भाई, यहाँ पे मैं एक चीज समझना चाहूंगा कि ये आपने इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बनाया, इस कॉन्सेप्ट को आप पूरे भारत में आप जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर करके क्यों नहीं बना रहे? ये पहला प्रयोग था। हाँ। जो विरोध मैकॉले सिस्टीन इतनी बसी है, छोटे से छोटे सब्जी बेचने वाली है,
उसके मन में भी अपना बेटा बेटी अंग्रेजी सीखेगी, डॉक्टर बनेगी, वकील बनेगी, इंजीनियर बनेगी। हमने वो तो पारंपरिक कला सिखाना शुरू किया। अभी-अभी 10 साल हो गए कि अभी लोगों के मन में यहाँ जितने सारे इंटरनेशनल स्कूल है, वहाँ के बच्चे, माता-पिता, टीचर्स ये देखने आते हैं कि ये कैसा स्कूल है। पहले मदद करने आते थे, अभी देखने आते हैं। अभी उनको लगता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली यहीं से शुरू होती है। दिनेश भाई, जो पूरा हम आपका एक्सपीरियंस देखें, भारत सरकार का रिकग्निशन देखें, बट ये पूरा होने के बाद हमको लगता है ये स्कूल भी पिछले 10 साल से आप चला रहे हैं। कितने साल हो गए? 19 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको स्कूल चलाते। 20 साल में एक स्कूल बना और ये स्कूल इतना अच्छा बना है कुछ कहने के नहीं। इसके एवज में मेरे दोस्त हैं, वो मदर प्राइड शुरू किया था उन्होंने 96 में एक स्कूल से 25,000 रुपए से। आज उनके पास 1500 स्कूल हैं। दिल्ली में उनके पास 400 स्कूल हैं। एक तरफ एक आदमी जो आप जैसा कर्मठ भी नहीं है, आप जैसा सिंसियर भी नहीं, आप जैसा ईमानदार भी नहीं, फिर भी 1500 स्कूल बना दिया। आपके साथ में इतने महाराष्ट्र के स्टार प्रचारक बैठे हैं, आमदार बैठे हैं, सरकार आपके पास है। मैंने देखा अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके स्मारक का, चापेकर बंधु स्मारक के जिसके आप प्रेसिडेंट हैं, वहाँ उद्घाटन करके गए। फिर भी ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों भारत के 30 करोड़ जो यूथ हैं इससे वंचित हैं? ये बात क्यों नहीं उन तक पहुंच रही? अभी वो आगे यहाँ भी आके गए। अच्छा, फडणवीस और अजीत दादा जो है, दोनों जगह आके गए। उनको लाने के लिए इतना प्रयास पड़ा। वो अब आके गए, उन्होंने देखा और कहा कि हम आपको ज़मीन दे देंगे और बड़ा करें। वो उन्होंने इसको मान्यता दे दी। जो हम सिखाते हैं वो करिकुलम में नहीं है, गवर्नमेंट का जो पुराना करिकुलम है इसमें नहीं है, लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें ये पूरा का पूरा है। इसलिए अभी यूनिवर्सिटी है, एसएनडीटी है, पुणे यूनिवर्सिटी है, अमरावती है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, वो सारे वहाँ के कुलगुरु यहाँ आकर देख के गए हैं कि वो चाहते हैं कि ये शिक्षा जो है उसी तरीके से वहाँ करेंगे। कुछ कठिनाइयाँ उनमें है कि ये पढ़ाई कैसी होगी, कैसे करेंगे, वो भी हमने उनको दिखाया है कि हम पारंपरिक कलाकारों को यहाँ लाते हैं। जैसे मधुबनी है, मधुबनी से कलाकार आते हैं और 2 महीने यहाँ रहते हैं, बच्चे और लड़के लड़कियां उनके साथ में रहकर। मैं आपको एक सलाह दूं, जैसे आईआईटी है या जैसे एरोनॉटिक्स इंजीनियर है, आप मांग करो सरकार से कि हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में एक स्पेस आपको दे दें। वो स्पेस हम आपके नाम से गिरीश प्रभु ने शिक्षालय उतना बना दें और उस पोर्शन में हम रोज 3 घंटे ये शिक्षा दें, जिसमें ऑप्शन दे दें मेटल, क्राफ्ट, मधुबनी और 5 भाषाएं। और धीरे धीरे क्या होगा कि 4-5 साल में हमारे पास इतने ज्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे कि आपकी यूनिवर्सिटियां बनने लगेंगी। यूरोप में, यूएस में, चाइना में ऐसे ही होता है। जो आप जैसा महान आदमी कोई कल्पना करता है, उसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में छोटा छोटा हिस्सा दे देते हैं और वहां से 4-5 साल में यूनिवर्सिटीज बनने लगती है और फिर वो सीरीज ऑफ यूनिवर्सिटी बन जाती है और पूरी दुनिया के शिक्षा का, पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस का सेंटर बनती है। रही बात धन जुटाने की, धन जुटाना गिरीश भाई बहुत आसान है। सिर्फ आपको एक फॉर्मेट में आना पड़ेगा। धन आपके रास्ते का बाधा नहीं बन सकता। बाकी कोई भी बाधाएं हो, धन बाधा नहीं बन सकता। क्योंकि अगर आप पिछले 30 सालों में हिंदुस्तान में देखे होंगे तो नारायण मूर्ति ने 12,000 रुपए से 20 लाख करोड़ की कंपनी बनाई, जहां 13 लाख आदमी काम करते हैं। धीरूभाई अंबानी ने 500 रुपए से 40 लाख करोड़ की कंपनी बनाई, जहां 22 लाख आदमी काम करते हैं। सो वो कोई बाधा नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इतना करने के बाद भी जो समाज आपने देखा था 50 साल पहले, आपसे बात कर रहा था तो मेरे समझ में आप एक समाज देखा था जहां पे बहुजन, ब्राह्मण, मराठा सब एक साथ रहेंगे। बट अभी महाराष्ट्र के चुनाव से मैंने पहले देखा कि मराठा दलित का विरोध कर रहा है, दलित का विरोध पिछड़े कर रहे हैं, पिछड़े उसका विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण का विरोध कर रहे हैं, ब्राह्मण दलित का विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं इकट्ठा हो पा रहा?
एक तो महाराष्ट्र की सामाजिक परंपरा जो है वो थोड़ी अलग से है, पूरे भारत में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। महाराष्ट्र में मिशनरियों का काम अंग्रेज जब आए तब से शुरू है। महाराष्ट्र में मिशनरियों ने अपने स्कूल 100-150 साल से नगर जिले में है, कोल्हापुर में है, ऊना में है, और उसके साथ जो गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ की शिक्षा इतनी ठीक नहीं रहती है, शिक्षक अच्छे नहीं रहते हैं। वो अभी-अभी थोड़ा-सा सुधार आने लगा है, स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के पहले जो स्कूल थे, वो मिशनरियों के अनुकरण करने वाले स्कूल थे। तो मिशनरियों का स्कूल जो है, वो आज भी है, वहाँ क्रिश्चियन धर्म का ज्ञान देते हैं, बाकी शिक्षा के साथ-साथ। मदरसों में इस्लाम का ज्ञान देते हैं, बाकी शिक्षा होती है या मुझे मालूम नहीं। लेकिन मराठी स्कूल जो है महाराष्ट्र के, वो मैकॉले ने जो लाया है, मैकॉले ने संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से काट कर मूलिया जो है वो काट कर उसको हम ज्ञान देंगे। 100 साल में वो अंग्रेज बनेंगे। 100 साल में ये अंग्रेजी शिक्षा जो मातृभाषा में शुरुआत में थी वो अभी अंग्रेजी में परिवर्तित हो गई है। महाराष्ट्र में गांव-गांव में अभी अंग्रेजी मॉन्टेसरी बालवाड़ियाँ है। तो ये स्वतंत्रता के बाद मराठी शिक्षा को आगे जाना चाहिए तो वो नहीं हो गया। इसलिए ये कारीगिरी जो है, परंपरा जो है, ये सारी शिक्षाएँ मातृभाषा में है। कर्नाटक में कारीगिरी वो मातृभाषा में, गाड़िया लोहार है, वैदू है, ये सारे जो है वो अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। तो बच्चे तुरंत कारीगर बन सकते हैं। अंग्रेजी पढ़कर भी वो 12वीं में 90% नहीं लेते हैं। 90% यानी डॉक्टर है, जो कोई डॉक्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है। पहली से 12वीं तक उसे 90% मार्क मिलेंगे और वो उसके पास पैसा रहेगा और वो मेडिकल में जाएगा तो डॉक्टर होगा। लेकिन पारंपरिक डॉक्टरी में, वैद्य में, बेटा पिताजी के साथ काम करेगा और जब वो 15-16 का होगा, वो पूरी जानकारी उसे वैद्य की रहेगी। तो ये परंपरागत शिक्षा सबको साथ में लेकर जाने वाली है। इसलिए समरसता की शिक्षा ये परंपरागत शिक्षा है, जिसे अंग्रेजों ने और सुधारणावादी जो थे पुरोगामी, उन्होंने कास्ट सिस्टम बताया। वो ज्ञान की सिस्टम थी परंपरागत। परंपरा से आया हुआ विज्ञान है, वो एकदम नीचे के लोगों को तक गया। मिट्टी से सोना निकालना, ये विज्ञान की कला है। वो एकदम पिछड़ा जो है, उसके पास तक है। आज मोबाइल है, मोबाइल हाथ में रहता है, लेकिन मोबाइल दुरुस्त करना नहीं आता है। उसमें जो चिप है, वो भी उनका राइट रहता है। चाइना से हाँ, चाइना से आता है। हमें ज्ञान कुछ भी नहीं है। हम जैसे गौशाला में गाय रहती है, गाय को चारा देते हैं और दूध निकालते हैं। वैसे ये सारी जो ज्ञान है, वो हमें गौशाला में हाँ, गाय जैसा है। हाँ। साबरे साहब, आप और गिरीश परुणे साहब एक साथ समर सत्ता में काम किए। 30 साल आपने भी काम किया और मेरे हिसाब से 40 साल से गिरीश परुणे जी काम कर रहे हैं। हमने आपने देखा होगा एक प्रयास किया 5-6 साल में, 4 दलित को महामंडलेश्वर बनाया। आज उनके अंडर में 6000 से नए मंदिर हमने बना दिए और करीब 20 लाख नए उनके फॉलोअर्स बनाए। महाकुंभ में उनका अलग कैंप लगा और उनका सवारी निकला और उनका अलग से प्रवचन हुआ। ये 6 साल का योगदान है। 40 साल से आप कर रहे हैं और महाराष्ट्र में कर रहे हैं और हमें आप दोनों पे देख के हम आपके साथ रहे, आपके डेडिकेशन पे, आपकी ईमानदारी पे कोई डाउट नहीं है। फिर भी समाज में समरसता क्यों नहीं आई? देखो, इसका तो प्रयोग हमें करना पड़ेगा। जो अतीत है वो तो भयानक है। जो भेदभाव था वो दूर करने की प्रयोगशाला यहाँ गिरीश जी प्रभु ने जी ने यहाँ प्रत्यक्ष कृति कार्यक्रम शुरू किया है। और वैसा ही कार्यक्रम 5000 सालों के इतिहास में आपके साथ मिलके जो दलित संतों को सम्मान देने का जो बात उठी है, दलित संतों को महामंडलेश्वर बनाना, ये हिंदू धर्म के 5000 के इतिहास में ये बहुत क्रांतिकारी घटना है। जैसे
वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा, वो भी ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन साबले साहब एक चीज आपको बताना है, कोई भी जो ऋषि है वो ब्राह्मण नहीं है, बराबर है। कोई ऋषि ब्राह्मण नहीं है। गिरीश भाई, कोई ऋषि ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण सारे के सारे जितने आए वो शिल्पकार आए, और जितने ऋषि हुए वो शिल्पकार की जो दूसरी जनरेशन थी वो ऋषि हुए। ऋषि बनने के लिए उन लोगों ने त्याग किया, घर का, परिवार का, सबका त्याग किया। अगर पुराने जमाने में देखेंगे तो ब्राह्मण योद्धा होते थे, ब्राह्मण शिल्पकार होते थे, ब्राह्मण अध्यापक होते थे, ऋषि ज्यादा ब्राह्मण नहीं हुए। गिरीश भाई, आप सहमत होंगे इससे? एक ऐसा है जो भारत में आपके इस विचार से सहमत हूँ। हाँ। पहले ब्राह्मण वर्ण ही नहीं था। हाँ। पहले शूद्र वर्ण ही था, यानी 1 लाख साल पहले कोई ज्ञानी नहीं था, तो शूद्र ही थे। उसमें से ज्ञान आने लगा, वो खेती करने लगा, कोई वस्तु बनाने लगा, तो अलग अलग प्रकार के 3 वर्ण हो गए। उसमें कुछ परंपरा आ गई। विद्या, सा विद्या या विमुक्ति है। अविद्या यानी जीविका, पेट भरने की विद्या है, वो जीविका है। वो दोनों मिलकर जीवन प्रणाली हो गई। तो ब्राह्मण वर्ण सभी वर्णों से जो अच्छे बन गए हैं, ज्ञान की परंपरा है, उसमें से आ गए। तो ब्राह्मण कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं रहता, वो पहले शूद्र ही रहता है। तो ये देखकर ऐसा लगता है 5,000 साल, ये तो कहने की बात है, लेकिन 1,000-1,200 साल जो अलेक्जेंडर का आक्रमण हो गया 2,000 साल पहले, उसके वे तथागत थे, उनके पहले महाभारत हुआ। महाभारत और तथागत, इसके बीच में भी गणराज्य थे। तो गणराज्य ये सबसे आज की जो गणराज्य पद्धति है, भारत ये गणराज्य है, प्रजासत्ताक है। तो भारत में 5,000 साल पहले गणराज्य थे। तो इसका मतलब ये विकसित हुआ था, कोई राजा नहीं रहेगा। महाभारत के अंतकाल में भीष्म ने कहा है कैसे हमें ये देश बनाना है, समाज कैसे होना चाहिए, ये युद्ध क्यों हो गया। उन्होंने कहा न राजा न राज्यम, भारत में समाज में कोई राजा नहीं रहेगा, कोई राज्य नहीं रहेगा। जिसका झगड़ा, 2 राजाओं के बीच झगड़ा रहता है, तो राज्य नहीं रहेगा। न दंडा न दंडीचा, कोई शिक्षा करने वाला रहे, कोई गुनहगार नहीं रहेगा। परस्परेण धर्मेण आचरेत, परस्पर सब धर्म का आचरण। धर्म यानी सत्यम, सत्य बोलने वाला, अच्छा आचरण करने वाला जो है, वो दूसरों को सम्मान देने वाला है, वो धर्म है। ऐसा सब समाज होगा तो राजा भी नहीं लगेगा। तो गणराज्य उसी में आ गए। महाभारत के बाद और तथागत के पहले गणराज्य था। तो ये अच्छी बात है। यहाँ ब्राह्मण की बात कहाँ आ गई? जो गुरुकुल थे, जो आश्रम थे, उसमें आश्रम में जमदग्नि का आश्रम है, गौतम का आश्रम है, वाल्मीकि का आश्रम है, व्यास जी का आश्रम है। ये सारे आश्रम उनके नाम से शुरू है। उनके यहाँ अलग अलग परिवार से, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग वंश के, पूरे विश्व से विद्यार्थी आते थे। जब वहां से पढ़कर जाते थे तो जमदग्नि के यहाँ जो पढ़ा है वो जमदग्नि गोत्र का हो गया। अत्रि के यहाँ जो पढ़ा है वो अत्रि गोत्र का हो गया। अलग अलग वंश के, अलग अलग विचार के, अलग अलग भाषा के बच्चे वहां आते और जमदग्नि गोत्र के बन जाते, अत्रि गोत्र के बन जाते, परशुराम गोत्र के बन जाते। सारे के सारे समरसता आने की जो बात है, विषमता है समाज में, लेकिन पढ़ने के लिए आएंगे तो समरसता लेकर जाएंगे। ये प्राचीन ऋषि परंपरा मैकाले ने पूरी खत्म कर दी। भाई, पूरे हिंदुस्तान में पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, गुजरात है, उनमें इतना भेद नहीं है। महाराष्ट्र जो इतना इंडस्ट्रियल डेवलप है, इतना अमीर है, बट गांव में जाते हैं, छोटे छोटे जगह पे जाते हैं, अभी भी जहर भरा पड़ा है। क्या रीजन है साबले साहब? देखो, ये भेदभाव ही मुख्य कारण है। तो भेदभाव आता कहाँ से, कैसे आया? भेदभाव तो जो वर्ण व्यवस्था से, जो भेद वर्ण व्यवस्था ये कौशल्य के आधार पर बनी है, लेकिन बाद में उनमें जो व्यंग आ गया,
और फिर बाबा साहब ने जिसका वर्णन किया है, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था है, लेकिन उसको सीढ़ी नहीं है। एक निचले पादान पर जो है वो सीढ़ी से ऊपर नहीं जा सकता। तो बाद में व्यंग आने के बाद जो व्यवस्था बिगड़ी है, उसके कारण विषमता और भेदभाव पैदा हुआ, और उस भेदभाव को हवा देने की बात जब ज़्यादा चली, उसके कारण महाराष्ट्र का वातावरण कलुषित हुआ। स्वतंत्रता पूर्व काल में भी मैं यहाँ को रोकूंगा। जैसे शिवाजी की सेना थी, उसमें महार भी थे, ब्राह्मण भी थे, मराठा भी थे। अंग्रेजों की सेना थी, उसमें महार थे, मराठा थे, ब्राह्मण थे। औरंगजेब की सेना थी, औरंगजेब की सेना के बहुत सारे सेनानायक मराठा थे। बहुत सारा जो सप्लाई हुआ है, औरंगजेब तो यहाँ 5 लाख की सेना के साथ था, तो 5 लाख की सेना के सारे सप्लायर मराठा थे, सारे सप्लायर महार थे, सारे सप्लायर ब्राह्मण थे। तो जातिगत विषमता आई कहाँ से? दोनों बाजू में लड़ रहे हैं। जैसे मैंने देखा, शिवाजी की सेना में महार भी लड़ रहे हैं, शिवाजी की सेना में मराठा भी लड़ रहे हैं, अंग्रेजों की भी सेना में महार लड़ रहे हैं और अंग्रेजों की सेना में मराठा भी लड़ रहे हैं। फिर कहाँ डिफरेंस है? महाराष्ट्र में जो आंदोलन हो गए, जिसे प्रबोधन काल कहते हैं, उसमें जितने सारे लेखक भाई मेरा सवाल फिर सुनिए। मेरा सवाल है, शिवाजी की सेना में ब्राह्मण भी थे, मराठा भी थे, अम्बेडकर साहब के जो जाति वाले हैं, जो उनके कम्युनिटी कुल वाले हैं, महार भी थे। अंग्रेजों की सेना में भी तीनों थे और औरंगजेब की सेना में भी तीनों थे। मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये तीनों थे। 6 लाख की सेना लेके औरंगजेब इधर 25 साल से ज्यादा था। सारे सप्लायर ब्राह्मण भी थे, महार भी थे, मराठा भी थे। बट जब देश स्वतंत्र होता है, उसके बाद में ये कहानी गढ़ी जाती है कि महार तो मराठों को हराए और मराठों ने ये किया, ब्राह्मण ने ये किया। कैसे, कहां से आ गया ये? उसमें जो हमारी राजनीति की सिस्टम है, लोकशाही में मत डालने का ये है। पुराने कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम यानी तेली गली है गांव में, यानी तेल के ऑयल के घाना चलाने वाले वहाँ रहते हैं। राइट। कापड़ की गली है जहाँ विणकर रहते हैं, किसानों की गली है जहाँ खेती करने वाले रहते हैं, तांबा बर्तन कुम्हार, ये सारे व्यावसायिक गलियां हैं, ये जाति की गलियां नहीं है। लेकिन जब से यहाँ पूरा सिस्टम में ये था कि कुम्हार अपना मटका मुफ्त में सबको देता था, और कपड़े वाला भी मुफ्त में कपड़े सिलाई करके देता था। कुम्हार, कपड़े वाला, लोहे वाला, सोनार, ये सारे किसान को देता था, किसान उनको अनाज देता था। यहाँ कोई भी ऊंचा नीचा भाव नहीं था। जब व्यापार आ गया, अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने रुपये का ये लाया कि खेती में जो अनाज है सबको बांटते थे, तो अनाज को डायरेक्ट पैसा दिया और खरीद लिया, तो सारी सिस्टम बिगड़ गई। अनाज जो मुफ्त में देते थे, मुफ्त में यानी आदान प्रदान करते, बार्टर सिस्टम, वो दोबारा हो गया, वो बंद हो गया। इसका मटका है तो उसने भी कहा कि हम मटका बेचेंगे। जो लोहार है वो भी बेचकर काम करने, सोनार भी बेचकर काम करने, उसका किराया लगाया। सब ने अपने व्यवसाय को रुपए के इसमें तोलना शुरू किया। साबले साहब, बाबा साहब ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है और बहुत डिटेल में लिखा है कि जो शूद्र हैं वो पहले के शूद्र नहीं है। हिंदू सभ्यता में भारत में कोई शूद्र होता नहीं था। और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टों पे आपने काम किया है। इस समय आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में स्टार प्रचारक थे। कहाँ चूक हो गई है या कहाँ गलती हो रही है कि हम ये बात लोगों को बता नहीं पा रहे? ये इस समय की राजनीति है। जो अतीत में था, स्वतंत्रता के बाद संविधान के आधार के साथ समतामूलक समाज की निर्मिति, ये संविधान का सेंटर पॉइंट रहा। उसी के मुताबिक स्वतंत्रता, बंधुता, स्वातंत्र्य
इसका तत्व लिया गया, लेकिन राजनीति के कारण साबले साहब जो छुआछूत है, हम्म। छुआछूत तो इवन मराठा में है, दलित में अति दलित है, पिछड़े में अति पिछड़े है, तो ये ब्राह्मणवादी कैसे हो गया? और ये जो ब्राह्मणवादी शब्द आया, ये कौन सी किताब में है? मतलब वेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा, अरण्यक में लिखा है, या किस में लिखा है? वेदांत में लिखा, कहाँ लिखा है? ये ब्राह्मणवादी वर्ड कहाँ से आया? नहीं, ब्राह्मणवादी वो वर्ड तो वहां तो नहीं आया है, कहाँ से मिला? मतलब पहली बार कहाँ से मिला? लेकिन ब्राह्मण्यवादी जो सोच है, यानी कि उनको बात करनी है जो मनुवादी, वो ब्राह्मणवादी। वो आपस में पूछा, मनुवाद किस किताब से है? ये मनुवाद तो किसी किताब में नहीं है, फिर वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, आपने जितने भी जिक्र किए उस किसी में नहीं। मनु के इसमें मनुवाद खराब था, तो भारत के संविधान में 40 से ज्यादा श्लोक मनुवाद से क्यों दिए गए? क्यों सारे लोग अपना भाषण मनुवाद के श्लोक से शुरू करते हैं? जब भी औरत का एम्पावरमेंट का बात आता है, जब भी वीकनेस के एम्पावरमेंट की बात आती, तो मनुवाद का ही श्लोक, जो मनु की किताब है, उसी के श्लोक पर यूज किया जाता। क्या रीजन है? नहीं किया जाता। आप जो कह रहे हैं, मुझे तो पहली बार उस समय पर आदि संविधान, जब से संविधान में मनु का, संविधान में मनु का जिक्र होगा, लेकिन मनु के श्लोक से सभी वुमन का एम्पावरमेंट होता है। नहीं, सर तो मैंने नहीं सुना। अभी हमने सुप्रिया सूले को सुना, सुप्रिया सूले ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी उसी श्लोक को किया, तभी सुधांशु जी ने काउंटर किया है। मैं आपको वीडियो दे दूंगा। सुप्रिया सुले ने, सुधांशु जी ने बोला कि ये श्लोक जो आप बोल रही हैं और ये श्लोक जो सारी नेता बोलते हैं, ये आप जानते हो किस किताब से है? तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे को नहीं मालूम। बोले मनु की किताब से है। ये तो किसी ने जिक्र किया होगा, लेकिन मनुवाद ये वुमन पावर एम्पावरमेंट का आधार नहीं है। लेकिन मनुवाद में, मनु स्मृति में जो लिखा है सब गलत है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये मनुस्मृति जलाते क्यों हैं अगर सब गलत नहीं है? तो जो गलत हो, मनुस्मृति में एक बात है जिससे पूरी मनुस्मृति बात हो जाती है, वो है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। ब्राह्मण शूद्र पुरुष, शूद्र स्त्री। शूद्र स्त्री को विवाह करना है तो ऊंचे जाति के सभी के साथ वो विवाह कर सकती है, रह सकती है। शूद्र पुरुष को ऊंचे ऊपर के कोई भी महिला, यानी उसको सिर्फ शूद्र स्त्री के साथ ही शादी करनी। ओके गेस भाई, एक मिनट यहाँ रोकूंगा। अभी जब आप शुरू में बता रहे थे कि आपकी जाति व्यवस्था में, और बाबा साहब की किताब में भी मैंने पढ़ा कि जो जाति व्यवस्था थी वो कर्म प्रधान थी, जन प्रधान ही नहीं थी। मतलब अगर आप 1100-1200 ईस्वी से पहले देखें तो हमारी जो जाति प्रथा थी वो बहुत फ्लेक्सिबल थी। चंद्रगुप्त मौर्य पिछड़े से थे, राजा बने। हर्षवर्धन बनिया थे, राजा बने। कोई दलित था, राजा बना। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, राजा बना। कोई जाति व्यवस्था नहीं थी। कर्म के आधार पे जो आता था, जो जैसा करता था वैसा बन जाता था। बौद्ध महात्मा, बौद्ध क्षत्रिय थे, उन्होंने ब्राह्मणों का दायित्व निभाया। महावीर जैन, वो जैन थे, क्षत्रिय थे, उन्होंने ब्राह्मणों का धर्म निभाया। महर्षि वाल्मीकि दलित थे, उन्होंने ब्राह्मण का धर्म निभाया और बहुत बड़े महर्षि बने। सब जगह उनकी पूजा होती है। जब एक तरफ आप बोलते हो कि आपके यहाँ जाति व्यवस्था थी ही नहीं, तो दूसरी तरफ आप उस पर विवाद क्यों कर रहे हो कि अगर कोई आदमी, मान लिया मैं शूद्र हूं और मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है, तो मेरे को कोई अपनी लड़की नहीं देगा, कोई नहीं देगा। नहीं, इसमें ऐसा है कि या तो जाति ईस्वी सन की 19वीं शताब्दी के बाद मार्क्स, मिशनरी और मौलवी, इन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अर्थ जो लगाया है उसी के अनुसार ही हमारे विचार में, दिनेश भाई, ये सब तो हमारे विचारवंत जो है उन्होंने ये अर्थ नहीं लगाया है। गलत काम करते हैं वो गलत है, अच्छा काम करते हैं वो अच्छा है। जैसे साच बराबर तब नहीं, कबीर ये कोई अभारतीय नहीं, भारतीय है। और वेदों से, यानी
राम के नाम पर भी कबीर के कई टोए हैं। तो कबीर को भी उन्होंने मार्क्सवाद में डाला, बुद्ध को भी उन्होंने मार्क्सवाद में डाला। मार्क्स अभी आ गया, बुद्ध 5000 साल पहले का है। लेकिन मार्क्स की किताब में इनका किसी का नाम नहीं है। अगर मार्क्स की किताब में नहीं ना, वो अभी के जो विचारवंत है ना, वो मार्क्स के हिसाब से कबीर को ढूंढते मैं हैं। वही कह रहा हूँ कि आपके यहाँ कोई विचार 100 साल पहले आता है और आप 10,000 सालों से हो, और वो 100 साल ही था। आज पॉलिटिकली मार्क्सवाद पूरी दुनिया में खत्म हो चुका, बट जाति प्रथा हम अभी भी वैसे है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, समरसत्ता मंच को साबले साहब को काम करते 30 साल हो गया, आपको 50 साल हो गया, बट अभी 6 महीने पहले चुनाव था, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से जातियों का, वर्गों का विभाजन देखा, बहुत स्पष्ट रूप से। क्या रीजन है साबले साहब? इसमें ऐसा है कि महाराष्ट्र में जो जनसंख्या है उसमें मराठा कम्युनिटी ये स्ट्रांग कम्युनिटी है। हाँ। किसान कम्युनिटी है। उसमें ही आंदोलन जो हुए, माड़ी मराठा बहुजन समाज का आंदोलन 200 साल से, उसमें ही ज्यादातर हो गया। ब्राह्मण ये पढ़ाने वाले, धर्म की शिक्षा देने वाले, इतना ही सीमित काम था। लेकिन पेशवाओं ने, यानी छत्रपति के घरानों ने ही पेशवाओं को प्रधान पद दिया है, मनुस्मृति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। यानी उनका जो लड़ाकूपन जो था, बाजीराव का था, बालाजी विश्वनाथ का था, आगे के सारे पेशवे लड़ाकू थे, आखिर के 1-2 लड़ाई करने वाले नहीं थे। तो उन्होंने पूरे भारत भर में जितना इस्लाम का आक्रमण हुआ है वो सारे राज्य खत्म कर दी पेशवाओं के जमाने। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो बातें कही थी स्वराज्य की, उसको आगे लेकर पेशवे गए। पेशवाओं ने भी जो राज चलाया प्रधानमंत्री के रूप में, उसमें धनगर, मराठा, अन्य सारे समाज, महार कम्युनिटी जो आज बौद्ध है, उनको भी साथ में लिया। तो पेशवा ब्राह्मण थे, अंग्रेजों के जमाने में ही थे। उनको बदनाम करना है, ब्राह्मणों को बदनाम यदि करेंगे तो ही हिंदू ईसाई बन सकते हैं। तो उसमें कूटनीति है अंग्रेजों की, फोड़ा, यानी पहले उनमें फुरूल डालो और बाद में राज करो। गिरीश भाई, आज आपके सहयोग से हम महान शहीद चापेकर बंधु के स्मारक पे आए। बहुत सुंदर बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया। आपकी मेहनत एक छोटे छोटे हिस्से से दिख रही है। क्या ऐसा इंस्पायर किया आपको कि आपने इतना बड़ा और कठिन काम शुरू किया? एक तो मैं जब संघ का प्रचारक था, उसके बाद यहाँ गृहस्थाश्रम लिया और यहाँ रहने के लिए आया। चापेकर बंधुओं का वाड़ा, उसके पीछे मैं रहता था। अच्छा। और उसी दिन, उसी रात को मैंने देखा कुछ हलचल चल रही है अंधेरे में। वाड़ा तो पड़का था, गिरा हुआ था, वहाँ कुछ भट्टी जैसा चल रहा है। मैंने पूछा लोगों को दूसरे दिन, ये क्या है? तो लोगों ने कहा यार शराबी, जुगारी, ऐसे सब लोग रहते हैं, यहाँ दे जाते हैं। तो ये वाड़ा किसका है? उन्होंने बोला चापेकर बंधुओं का है। मैंने पूछा कि चापेकर बंधु जो क्रांतिकारी थे वही? हाँ वही। तो ये कैसे आ गए? वही से मेरे मन में आ गए जो हम बचपन से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हाँ। और आखिर में परम वैभव ने तुम्हें तत्सराष्ट्र में कहते। तो चापेकर बंधु ब्राह्मण है, चित्पावन ब्राह्मण है, घर के 3 बंधु फांसी पे गए हैं। ऐसे होते हुए भी ये वाड़ा की स्थिति ये हो गई, इसका मतलब समाज में बिगाड़ आ गया है। ब्राह्मण गली है, वो ब्राह्मण लेन है। अच्छा, और लेन भी ब्राह्मण? हाँ, ब्राह्मणों की है, सारे ब्राह्मण ही रहते हैं। तो उनके विचार में भी गिरावट आ गई है। यहाँ से आपको प्रेरणा मिला? हाँ, तो वो मुझे ध्यान में आ गया। तो संघ की शाखा सबको साथ में लेकर काम करने की है, हिंदुत्व की है, तो यहाँ से काम करना शुरू करना चाहिए। वो मैंने वहाँ से शुरू किया। तो पहले क्या किया, मैंने शुरू किया तो झगड़े हो गए, काफ़ी मारपीट हो गई हमारे ऊपर, पत्थर फेंके गए। वो वाड़ा के यहाँ हमने संभाजी महाराज के प्रतिमा लगाई थी, चापेकर बंधुओं की प्रतिमा लगाई थी, सावरकर बंधुओं की प्रतिमा लगाई। इंदिरा गांधी को अरेस्ट हो गया
तो वाड़ा के ऊपर योग कांग्रेस ने हमला किया और सारे प्रतिमाएं तोड़कर कुचल दिए। तो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, सावरकर, सबको उन्होंने तोड़ दिया। उसकी कुछ फोटोग्राफ होंगी, फोटो उसी समय इतना ही है नहीं मतलब पता, तोड़ने का फोटो नहीं था। लेकिन पुलिस कंप्लेंट हाँ। की थी। दूसरा गिरीश भाई, चापेकर बंधु का बहुत नाम लिया जाता है रेंस के हत्याकांड में। ये क्या था और क्यों मारा उन्होंने? एक तो 1857 के बाद कुछ साल बीत गए, अंग्रेजों ने अपनी पकड़ पक्की कर दी भारत में। सारा व्यापार, सारी शिक्षा नीति, सब कुछ उनके हाथ में है। न्यायालय उन्होंने बनाए, रेल आ गई, तो सारा का सारा मामला उनके हाथ में आ गया। सोने की चिड़िया उन्होंने अपने इसमें बंद कर दी। तो चापेकर बंधु जब आ गए, वो अपने माता पिता को और दादा नानी को लेकर काशी यात्रा गए, तो उन्होंने सभी जगह अंग्रेजों के जुल्म देखे, अत्याचार देखे, और उनके मन में आ गया कि ये अंग्रेजों को हटाना चाहिए। तो उन्होंने कई लोगों के पास गए, शाहू छत्रपति के यहाँ गए, बड़ौदा नरेश के यहाँ गए, काशी नरेश के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनको ये नहीं किया। उलट उनको कह दिया कि आप ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करो, ये लड़ाई वगैरह अंग्रेजों के खिलाफ ये हो नहीं सकती, आप मर जाओगे। तो उन्होंने पूना में और चिंचवड़ में या धनेश्वर में सभी जनजाति, सभी जाति के लोगों को, तरुणों को इकट्ठा किया, 300 साढ़े 300 को पढ़ाकर ये किया। ये तो ये उनकी प्रेरणा थी। दूसरी प्रेरणा ये थी कि वैचारिक वो शिवाजी महाराज के बहुत भोक्ता थे और प्रभाव शिवाजी महाराज का था। उन्होंने कई प्रकार के पोवाड़े, कविताएं उनके ऊपर लिखी थी, और वो भी उन्होंने तिलक जी के एक कार्यक्रम में उनको सुनाई। या भाषण करने से कोई अंग्रेज नहीं जा सकता है। शिवाजी और बाजीराव जैसा तल हाथ के ऊपर सर लेकर जो काम करेगा तो ही अंग्रेज जाएंगे। तो तिलक ने क्या बोला उस पे? तिलक ने उनको कहा कि आप भी बातें कर रहे हैं, अच्छा, आप बातें कर रहे हैं, नहीं तो ये रैन जिंदा नहीं रहता। हाँ। तो कुछ करना है तो आ जाओ। तो उसके बाद ये सारा उन्होंने 1890 के बाद उन्होंने ये कर दिया। चापेकर बंधु विज्ञान के भी बहुत फॉलोवर थे, और उन्होंने सुना कि लिथोग्राफिक, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस भी लगाए। उसी समय उनके नाना यानी पिताजी के पिताजी, वो पूना के कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट बनकर आए थे। तो ये उसी समय के जितने एक 10-12 पूना के प्रमुख लोगों के बेटे वहाँ पढ़े। तो उन्होंने घर में ही उसी समय का सबसे अच्छा उद्योग प्रिंटिंग का, वो यहाँ लिथो प्रेस लगाया। उसमें भी वासुदेव बलवंत फड़के जी ने अपने हाथों से जो गुरुचरित्र लिखा था, उसका भी प्रिंटिंग यहाँ किया है। तो काफी प्रकार, 4 ही प्रेस थे महाराष्ट्र में। एक राजा रवि वर्मा का मड़ौली में था, लोनावले के नजदीक, एक चिंचवड़ में था, और एक बम्बई में था, निर्णय सागर के यहाँ। तो ये चापेकर बंधुओं का आधुनिक रूप था, लेकिन तो भी अपने बेटे का यानी अपने पिताजी का, हरिभाऊ जो चापेकर बंधुओं के पिताजी है, उन्होंने देखा कि वो अंग्रेजी पढ़ने के बाद वो चल विचल होते हैं, ये व्यवसाय किया, वो किया, वो, और सब में उनको यश नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अपने बेटों को, 3 बेटों को, कि अंग्रेजी पढ़ने से अपना काम नहीं बनेगा। तो उसी समय ये बातें होती थी कि अंग्रेजी भाषा जो पढ़ेगा वो सिंह जैसे डरकाली ये करेगा, गुलामी को छोड़ देगा। दामोदर चापेकर ने कहा है कि अंग्रेजी भाषा ये सिंह वाघ की डरकाली नहीं है, वो पुतना मौसी का मायावी दूध है कि राक्षस पैदा करे। हाँ, वो गुलामी पैदा करेगा। अच्छा, तो राक्षस नहीं, गुलामी। हाँ, गुलामी पैदा करेगा। अब एक बात मेरे को बताएं कि द्रविड़ भाइयों की हत्या क्यों की? ऐसे द्रविड़ बंधु जो थे, हाँ। वो उनके जो चापेकर क्लब उन्होंने बनाया था, जो व्यायाम करने का, बंदूक चलाने का, उसमें उन्होंने सहभाग लिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको ध्यान में आया कि ये अपने बस की बात में उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। वो क्रिमिनल माइंड के थे, बम्बई के थे, ठाणे में गए। वहाँ उनको हुंडी जो
ये रहता है आज के चेक धनादेश, वैसे हुंडी चलती थी, उसके ऊपर गलत साइन किया हाँ। और हुंडी ये लिए तो उनको पकड़ के जेल में डाला था। तो जेल में रहते हुए भी उन्होंने गवर्नर, बम्बई का जो गवर्नर था, उसकी साइन करके एक ऑर्डर भेज दिया कि द्रविड़ बंधु निर्दोष है, उनको छोड़ दो। तो उनको छोड़ दिया था। गवर्नर जब देखने आए तो उन्हें पता चला कि उनको छोड़ दिया है, तो बोले हमने ये ऑर्डर नहीं दिया है। तो फिर से उनको पकड़कर पूना में जेल में रखा और जब रैन को मारा तभी पहले तिलक जी को पकड़ के जेल में डाला था और ब्रुइन नाम का जो अधिकारी था रैन के खून की जो चौकसी कर रहा था, उसको उन्होंने जेल में जितने सारे ये थे उसमें ये द्रविड़ बंधु भी थे। उनको पूछा कि किसी को मालूम है क्या किसने रैन को मारा है? तो रैन को मारने वालों को 10,000 इनाम मिलेगा और हम छोड़ देंगे। तो ये द्रविड़ बंधु आगे आ गए। द्रविड़ बंधु ये कर्नाटकी ब्राह्मण ही थे। चापेकर बंधु ये चित्पावन ब्राह्मण थे। वो क्रिमिनल थे, ये देशभक्त थे, हरि कथा सुनाने वाले थे, एकदम अच्छे वर्तन करने वाले ये तीनों भाई थे। लेकिन देश के, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति नितांत श्रद्धा थी, माता पिता के प्रति श्रद्धा थी। वो उन्होंने बताया कि मैं बताऊंगा, पहले वो आश्वस्त कर दीजिए कि हम आपको छोड़ेंगे और 10,000 आपको देंगे। वो लिख कर दिया। तो उन्होंने बताया थी चापेकर बंधु है जिन्हें पर्वती और तिब्बत में रहते, वहाँ उन्होंने ऐसा एक सैनिक क्लब चलाया है कि जिसमें से लोगों ने ये किया है। तुरंत उनको पकड़ दिया क्योंकि चापेकर बंधु कहीं भाग नहीं गए थे, वही रहते थे। कर वो रैन को मारने के बाद मतलब वो कॉन्फिडेंट थे इतना कि कुछ होगा नहीं। कुछ होगा नहीं, तो इन्होंने बताने के बाद उनको दामोदर को अरेस्ट करके अंदर डाल दिया और इनको समझ में आ गया। और वो दामोदर को पकड़ने के बाद बालकृष्ण जो है मदला भाई, वो यहाँ से वेशांतर करके यहाँ से मातंग, महार, टकारी यानी घुमंटू जनजाति में जिनको क्रिमिनल कहा है वो टकारी बारामती के, यहाँ से बारामती गए, बारामती से हैदराबाद गए। यानी उनके जो सैनिक स्कूल था, जो क्लब था, उसमें इसी जाति के लोग थे। उन्होंने उनको हैदराबाद लेके गए। ये जो वासुदेव बलवंत फड़के वो भी हैदराबाद गए थे उन्होंने अटैक करने के बाद। तो ये सारा बहुजन समाज जिसे कहते हैं उसी समय का, उनमें लहूजी वस्ताद नाम के कहे थे, उनकी एक तालीम थी। उन्होंने इनको कहा कि ऐसा नहीं अंग्रेज जाएंगे, सबको साथ में लेंगे, शिवाजी महाराज के शपथ देंगे तो ये हो सकता है। तो चापेकर बंधुओं ने ये सारा करने के बाद उनको पकड़ के लेके गए। तो किसने बताया है? तो द्रविड़ बंधु ने बताया है। सभी जगह ये ध्यान में आ गया। पूना में हर एक विस्परिंग होने लगा कि द्रविड़ बंधु ने चापेकर बंधुओं को बताया है। पूना में, पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह लोग कहने लगे ये किसने कहा है कि ये ब्राह्मण जो है चापेकर बंधु ये काय के लिए किया, अब उसका फल जो है भोगो, अभी अंग्रेज और पकड़ के लेके जाएंगे। तो सावरकर, विष्णु दामोदर, विनायक दामोदर सावरकर जो है, उन्होंने उनके ऊपर एक पोवाड़ा रखा, योग्य कानते नमनाला। आप लोग कहते हैं कि ये बराबर नहीं किया, बराबर नहीं किया, ऐसे कैसे कहते हैं? ये बराबर किया है। वो 15 साल के थे सावरकर जी, उन्होंने वहां कह दिया और उसके ऊपर भी पाबंदी थी 47 तक वो पोवाड़े को। तो ऐसा माहौल था। द्रविड़ बंधु ये गद्दार निकले, ये फितूर निकले, इसलिए ये दोनों, एक भाई भाग के दूर गया, ये छोटा भाई जो था, उन दोनों भाइयों ने इनको कहा था, छोटे भाई को, वासुदेव को, कि हम तो करेंगे, रैन को मारेंगे और हमें फांसी हो जाएगी, हम फांसी हो जाएगी, आप माता पिता को देखने के लिए इसमें शामिल मत हो जाओ, आप इसमें आना नहीं तो माता पिता के हाल बहुत बुरे हो जाएंगे। तो उनको ये मालूम था कि हम ये करेंगे तो पकड़ के लेके जाएंगे। तो गद्दारी की इसने, द्रविड़ बंधु ने, इनको ध्यान में आ गया। उन्होंने दोनों भाइयों को जो शपथ दी थी, वचन दिया था कि मैं माता पिता को संभालूंगा, वो तोड़ दिया
और रानड़े और वो और एक साठे ऐसे तीनों गरुड़ बंधु के यहाँ गए जो छुटकर आए थे। एक ही दिन हुआ था, उसको बुलाया नीचे। पुणे में एक प्रसिद्ध खुन्या मुरलीधर मंदिर है, वहां उसको नीचे बुलाया और बोला कि तुझे बख्शिश चाहिए ना तो ले लो बख्शिश, ऐसे मार के बोलिए उतरा। साबले साहब, चापेकर बंधु, सावरकर जी, इतने बहुत सारे तिलक, बाबा साहब अम्बेडकर, महाराष्ट्र की मिट्टी ने बहुत सारे गौरवमयी विभूतियों को, महापुरुषों को जन्म दिया। फिर भी महाराष्ट्र अभी भी सेंटर है जाति है, क्या रीजन है? वो खत्म हो जाएगा, हम आशावादी है। कब? लेकिन कुछ चापेकर बंधु स्मारक उसी की एक पहल है कि चापेकर बंधु का जो बलिदान है, ये बलिदान देश के लिए है, समाज के लिए है। रैंड बंधु ने जो अन्याय अत्याचार किया वो किसी एक जाति के ऊपर नहीं था, एक वर्ग के ऊपर नहीं था, पूरे समाज के ऊपर था। तो समाज का जो बदला लेना है और देशभक्ति जगाना है, वही काम चापेकर बंधु ने किया, वीर सावरकर जी ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। तो ये जो अतीत है, जो उज्जवल अतीत है, वो स्मारक के माध्यम से हम आगे की जनरेशन को दिखाना चाहते हैं। जात पात, विषमता, भेदभाव खत्म कब? भेदभाव मुक्त समाज निर्मिति के दिशा में ये एक पहल है, एक कदम। 2028 तक हो जाएगा? देखो, हो जाएगी, वो भी हो रहा है, बहुत सारा समाज इकट्ठा हो रहा है और तभी जाती है उनका। ये फडणवीस जो है और सारे संघ के कार्यकर्ता, उसमें काफी कार्यकर्ता दलित है, सारे प्रकार के कार्यकर्ता ये है। धन्यवाद गिरीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। साबले साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज आपके सहयोग से हम देश के, महाराष्ट्र के गौरव से मिले, उनके बारे में जाना, उनके बारे में समझा। एक बार वापस हम आप लोगों के साथ बैठेंगे और इस पे और एक विस्तृत चर्चा लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।